Hey guys, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to agriculture methodology. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि टेक्निकल पोस्ट है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका प्राइस है 1499 रुपीज़। ठीक है। इस कोर्स में आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा प्रिंटेबल ई बुक्स, एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ आपको यूट्यूब क्लासेस दिए जाएंगे और क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। हम जो प्रोवाइड करते हैं कंटेंट बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड होता है जहाँ पे एकदम एक्सपीरियंस टीचर्स आपको गाइड करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर आप ये कोर्स लेते हैं हो सकता है आप ये एग्जाम अच्छे से क्रैक करें और अच्छा रैंक लाएं। ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है FCI AG3 में और उसमें से भी आप नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं। और इंडिया में जो है मैक्सिमम जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है हमारे कोचिंग से FCI AGM एग्जाम 2021 में। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा नंबर है। 14+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ आउट ऑफ 27। और यहाँ पे टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आप इसको कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक को क्लिक करिए, विजिट करिए और हमारे कोर्स को परचेज करिए। अगर आपको और डिटेल चाहिए इस कोर्स के बारे में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु इज रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। मतलब जो गिवन साइंटिस्ट है उसमें से कौन जो है वो रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कॉपेन। ठीक है। जो कॉपेन है इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है क्लाइमेट का। ठीक है। और जो कॉपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इन्होंने पांच मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स दिया था बेस्ड ऑन सीजनल प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर पैटर्न। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉपेन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है तो किसके बेसिस पे, तो दो के बेसिस पे। एक है हमारा सीजनल प्रेसिपिटेशन, दूसरा है एक टेम्परेचर पैटर्न। ठीक है। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने लेटर से इसको डिनोट किया है। ठीक है। हमारा पहला है लेटर ए जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सेकेंड है हमारा लेटर बी जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राई क्लाइमेट। थर्ड है लेटर सी जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। फोर्थ है हमारा डी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। एंड जो हमारा फिफ्थ है वो है ई, इसको बोलते हैं पोलर क्लाइमेट। ठीक है। ये जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था, तो कॉपेन ने दिया था। ठीक है। ये आपको याद रखना है और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर पैटर्न के बेसिस पे क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर, द वर्ड मानसून इज एन। ठीक है। जो वर्ड मानसून है वो किससे डिराइव्ड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अरेबिक। ठीक है। जो मानसून है ये वर्ड अरेबिक से डिराइव है। जो वर्ड मानसून है ये कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मींस मौसीम। ठीक है। मौसीम मींस वेदर। ठीक है। मानसून मतलब क्या होता है, मानसून मतलब कि पीरियोडिक विंड जो होता है जो इंडियन ओशन और सदर्न एशिया में देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं मानसून। ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं सीजन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून जो कि इंडिया में देखने को मिलते हैं और उसके एडजेसेंट एरियाज भी देखने को मिलते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। हैवी रेनफॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। ठीक है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बोल दीजिए इसको डिपार्टमेंट, तो ये स्टैब्लिश हुआ था कब, कौन सी ईयर में, तो 1875 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। तो इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया, मतलब इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना, वेदर फोरकास्टिंग करना, सेस्मोलॉजी जो है ये यहाँ पे मेजर करता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, गुवाहाटी में एंड न्यू दिल्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रेन गॉज इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है। रेन गॉज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। रेन गॉज को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर भी, पोल्वियोमीटर भी, ओम्ब्रोमीटर भी। ठीक है। इसके अलावा इसका दो और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग पुल्वियोमीटियोर या फिर हाइटोमीटर। ठीक है। इसको भी इस मतलब ये रेन गॉज का ही दूसरा नाम है, पुल्वियोमीटर एंड हाइटियोमीटर। ठीक है। और इसके अलावा ओडोमीटर, पल्वियोमीटर एंड ऑम्ब्रोमीटर। ठीक है। जो रेन गॉज है ये क्या है, इसके हम जानते हैं ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। रेन गॉज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है मेट्रोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिस्ट। ठीक है। टू गैदर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन। ठीक है। मतलब कि ये क्या रेनफॉल को
कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, रेनफॉल को मेजर करता है कहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। जो रेन गॉज है इसको हम लोग प्लेस करते हैं 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड है तो ये 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल इसको प्लेस किया जाता है, सो दैट कि जो जैसे पानी का छींटा है वो इसके वेसल पे ना पड़े, ठीक है। मतलब तो फिर गलत मेजरमेंट हो जाएगा अगर छींटा वाला पानी भी अगर इसके अंदर आ जाए तो इसलिए हमें इसको 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड प्लेस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइसोबार इज, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, आइसोबार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, ठीक है। आइसोबार मतलब लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, ठीक है। आइसोबार एक ऐसा लाइन है जो कनेक्ट करता है पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट्स को कनेक्ट करता है टू द सी लेवल ऑन द मैप। ये एक तरह का बोल सकते हैं, या फिर इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग मैप पे ड्रॉ करते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग प्लेसेस को जो है उसको मिलाते हैं जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, द विंड वेन इज यूज टू डिटरमाइन, ठीक है। जो विंड वेन है उसको ये क्या चीज डिटरमाइन करता है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, विंड डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा विंड लाइन है ये हमारा विंड डायरेक्शन को मेजर करता है। तो ये विंड डायरेक्शन को कैसे मेजर करता है, तो यहाँ पे जो है ना ये स्पिन करता है जो कि रॉड से सपोर्ट रहता है एंड वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड कम्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे एक डायरेक्शन दे दिया जाता है कि हमें एरो बताएगा किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो मेंशन रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्शन मेंशन है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में विंड जिस डायरेक्शन में विंड आएगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो ये है ये मूव करेगा। ये मूव करेगा तो क्या होगा, इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ये पैरामीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रॉड है ये जो स्पिन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पिन कर रहा है रॉड और ये पॉइंट करेगा डायरेक्शन जहाँ से विंड आ रहा है, ठीक है। तो याद रखें जो विंड वेन है वो हम लोग विंड डायरेक्शन को मेजर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द वेदर फेनोमेना रेन अकर्स इन, जो वेदर फेनोमेनन है, कौन सा वेदर फेनोमेनन, तो रेन, वो कहाँ पे अकर होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जो वेदर फेनोमेनन है वो आपको ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो वर्ड ट्रोपो है, ट्रोपोस्फियर किससे बना है, वर्ड ट्रॉप, ट्रॉप मीन्स मिक्सिंग और टर्बुलेंस, ठीक है। और स्फेयर मीन्स रीजन, ठीक है, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे मिक्सिंग या फिर टर्बुलेंस होगा एयर का। इसका जो एवरेज हाइट है वो 14 किलोमीटर है अबव द मीन सी लेवल, एंड एट द इक्वेटर इसका हाइट हो जाता है 16 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 14 किलोमीटर कब है अबव द मीन सी लेवल और 16 किलोमीटर कब है एट द इक्वेटर, ठीक है। और 7 to 8 किलोमीटर आ जाएगा एट द पोल, ठीक है, 7 to 8 किलोमीटर एट द पोल। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में जो है आपको वेरियस टाइप ऑफ क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे, साइक्लोन्स होगा, एंटी साइक्लोन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी वाटर वेपर एंड एरोसोल, ठीक है। इसके वजह से इसको हम लोग सीट ऑफ वेदर फेनोमेनन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सीट ऑफ वेदर फेनोमेनन, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के क्लाउड्स रहते हैं, थंडर स्टॉर्म से यहीं पे रहता है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन रहता है सारे वाटर वेपर्स एंड एरोसोल्स का, ठीक है। जो कि रिएक्शन होता रहता है आपस में। और आपको ये ध्यान रखना है जो रेंज मैंने बताया हाइट का अकॉर्डिंग टू मीन सी लेवल, इक्वेटर एंड पोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्टस इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर, ठीक है। जो ऑक्टस टर्म है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाउड कवर, ठीक है। क्लाउड कवर के लिए ऑक्टस जो है टर्म यूज करते हैं। ऑक्टस क्या होता है, तो ऑक्टस एक यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए जिसको हम लोग डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर एट एनी गिवन लोकेशन सच एज वेदर स्टेशन, ठीक है। ये क्या बताता है, जो स्काई कंडीशंस रहते हैं वो एस्टिमेट किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी एट्स आर देयर, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो एट है ये कवर करेगा स्काई इन द क्लाउड को। तो ये रेंज करता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 0 ऑक्टाज है, मतलब कि ये कम्प्लीटली क्लियर स्काई है, ठीक है। 0 ऑक्टाज मतलब कि कम्प्लीटली क्लियर स्काई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 8 ऑक्टाव्स मतलब कि कम्प्लीटली ओवरकास्ट, ठीक है। ये इसका रेंज हम लोग बोल सकते हैं ये 0 to 8 ऑक्टाव्स जो है इसका रेंज जो है वो वैरी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
टोटल नंबर ऑफ प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि टोटल नंबर जो प्रेशर बेल्ट है वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 7। ठीक है, टोटल 7 जो है प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट करते हैं अर्थ सर्फेस पे। कौन कौन से, तो इसका नाम बताते हैं। सबसे पहले आता है एक इक्वेटोरियल लो। ठीक है, दो सब ट्रॉपिकल हाइज देखने को मिलते हैं, दो सब पोलर लोज रहते हैं, दो पोलर हाइज। ठीक है, ये सबको मिला के टोटल 7 जो है वो प्रेशर बेल्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट हिट। ठीक है, जो अरेबियन सी ब्रांच में जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ये सबसे पहले कहाँ हिट करता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये जो है जो अरेबियन सी साइड का जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून रहता है, वो फर्स्ट हिट करता है वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। ठीक है, जो केरला है वो हमारा कोस्टल स्टेट है। ठीक है, और जिसका डायरेक्शन होता है किसका, तो ये इस साउथ वेस्ट मानसून का ये डायरेक्शन रहता है इसका, ये मूव करता है नॉर्थ वर्ड टुवर्ड वेस्टर्न साइड। ठीक है, इंडिया में आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है इसमें यहाँ पे आपको दो तरह का देखने को मिलता है। एक तो ईस्ट से जो ईस्ट में जो प्रेजेंट रहता है वहाँ पे रहता है बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्ट रहता है अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ से आपको जो अरेबियन सी है यहाँ से आपको देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द विंड ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो इज नोन एज। ठीक है, जो विंड ब्लो करता है फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो इज नोन एज, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी वेस्टरलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इक्वेटर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये मैं यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये वेस्टरलाइज प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वेस्टरलाइज और यहाँ पे आपका वेस्टरलाइज, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा विंड का, ये यहाँ पे आपको ऐसा डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही ऊपर में आपका इस तरीके से डायरेक्शन देखने को मिलेगा वेस्टरलाइज का। ठीक है, ये आपका जो है ये यहाँ पे वैरी कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री साउथ, फिर यहाँ पे 60 डिग्री साउथ, फिर यहाँ पे अगेन 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो आपका ये पोलर रीजन है। ठीक है, और ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, और यहाँ पे आपका वेस्टर्लाइज हमारा जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे वेस्टर्लाइज प्रेजेंट है और यहाँ पे वेस्टर्लाइज, इसका आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस साइड होगा वेस्ट, इस साइड ईस्ट। ठीक है, मतलब ये सब ट्रॉपिकल हाई है वो सब पोलर लो में जा रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वेस्टर्लाइज। यहाँ पे आप डायरेक्शन देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो है हमारा वेस्टर्लाइज का यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का देखिएगा तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा विंड का डायरेक्शन, और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड है यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और इसमें मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो वेस्टर्लाइज है ये आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो लाई कर रहा है। ठीक है, हम लोग वेस्टर्लाइज को एंटी ट्रेड भी सकते हैं, जो कि प्रिवेलिंग विंड है जो कि मूव करता है फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड द ईस्ट इन द मिडिल लैटिट्यूड। ठीक है, जो कि रेंज है इसका 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये 30 डिग्री नॉर्थ या 60 नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ। ठीक है, ये ऑफन जो है ये क्या आता है, डिप्रेशन आता है, इसकी वजह से क्या होता है एंटी साइक्लोन्स आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग विच इज मोस्टली यूजफुल इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा कौन सा वेदर फोरकास्टिंग है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कहाँ पे मतलब यूजफुल है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मीडियम रेंज। ठीक है, जो मीडियम रेंज फोरकास्ट है इसकी जो वैलिडिटी पीरियड है वो ये है बियॉन्ड 3 डेज अप टू 10 डेज। ठीक है, ये 3 डेज से 10 डेज के बीच में इसको मेजर किया जाता है, मतलब मेजर करता है इस टाइप का वेदर फोरकास्ट। ठीक है, ये मेनली जो यूजर्स हैं वो फार्मर्स रहते हैं, तो ये क्या प्रिडिक्ट कर सकता है, तो ये दो चीज प्रिडिक्ट कर सकता है, यहाँ पे रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकता है, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट होता है ये अप टू 72 आवर्स के लिए वैलिड है, और जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट है ये वैलिड है अप टू दी बियॉन्ड 10 डेज अप टू द मंथ और अ सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज सिचुएटेड इन। ठीक है, जो हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है, ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था,
जो हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है, हमारा स्टैब्लिश हुआ था इन 1974। ठीक है, ये आपको डेट जो है वो आपको याद रखना है कि ईयर कि 1974 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा एक्विजिशन के लिए, उसका प्रोसेसिंग करने के लिए, डाटा डाइसेमिनेशन करने के लिए, एरियल रिमोट सेंसिंग करने के लिए एंड डिसीजन सपोर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ टोटालिटी ऑफ वेदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो वो स्टडी करता है स्टडी ऑफ टोटालिटी ऑफ वेदर, मतलब कि टोटल सम ऑफ द वेदर को हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, 14 का बी क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, ये मतलब कि स्टडी ऑफ अर्थ क्लाइमेट है। ठीक है, एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो क्लाइमेटोलॉजी है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थ के वेदर को मतलब वेदर मतलब क्लाइमेट। ठीक है, अर्थ के क्लाइमेट को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, उसके साथ ही साथ जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि हमारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंजेस जो आया है, उसके हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो क्लाइमेट है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करता है लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स। ठीक है, ना कि शॉर्ट टर्म। ठीक है, जो यहाँ पे जो क्लाइमेट की जो स्टडी की जाती है वो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स की स्टडी की जाती है। इसके साथ ही साथ जो डाटा यूज होता है उसको वो डिस्क्राइब करता है एरिया का क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि डेली हाई एंड लो टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना हुआ, या फिर विंड स्पीड, या फिर डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, या फिर एयर प्रेशर। ठीक है, ये सब चीज़ जो है डाटा जो है डिस्क्राइब किया जाता है। जो डाटा हमें मिलता है स्टडी से, वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। क्या क्या करता है डिस्क्राइब, तो एरिया का क्लाइमेट को करता है, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है डेली हाई एंड लो टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बैरोमीटर मेजर्स। ठीक है, जो बैरोमीटर है ये क्या मेजर करता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो बैरोमीटर है ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज डन फॉर। ठीक है, जो मीडियम रेंज फोरकास्टिंग है इसका यहाँ पे रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 3 to 10 days। ठीक है, जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होता है वो अप टू 72 आवर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो मीडियम रेंज फोरकास्ट है वो 3 to 10 days के लिए किया जाता है, एंड जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है वो बियॉन्ड 10 days अप टू द मंथ और अ सीजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टडी ऑफ अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर अबव 35 किलोमीटर इज नोन एज। ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का अबव 35 किलोमीटर रेंज दे रखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी एरोनॉमी। ठीक है, एरोनॉमी एक तरह का क्या है, साइंटिफिक स्टडी है। किसका साइंटिफिक स्टडी है, किसका, तो अपर एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर का ये साइंटिफिक स्टडी है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसका हम लोग ठीक से स्टडी करते हैं। ये जो है, ये जो ब्रांच है ये इंक्लूड करता है बोथ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज रेनी क्लाउड। ठीक है, कौन सा रेनी क्लाउड है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये जो निम्बो स्ट्रेटस है एंड क्यूमुलो निम्बस है, ये दोनों जो है वो रेनी क्लाउड है। ठीक है, जो निम्बस है ये आया है लैटिन वर्ड से, मतलब कि जिसका होता है रेन। ठीक है, जो निम्बो स्ट्रेटस है ये क्लाउड्स जो है ये ब्रिंग करता है कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन दैट कैन लास्ट फॉर मेनी आवर्स। दीज लो लेवल क्लाउड्स आर फुल ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, मतलब कि याद है कि जो निम्बो स्टेटस क्लाउड होता है ये क्या लाता है, ये प्रेसिपिटेशन आता है, मतलब रेनफॉल आता है। ठीक है, जो कि कुछ घंटे के लिए रहता है। इसके साथ ही साथ लो लेवल ऑफ क्लाउड जो है यहाँ पे जो है फुल ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बारिश होगा तो मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा ही। उसका आता है क्यूमुलो निम्बस में। क्यूमुलो निम्बस जो है वो भी इसको हम लोग थंडर हेड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है बारिश, रेन प्रोड्यूस करता है, थंडर प्रोड्यूस करता है, लाइटनिंग होती है। ठीक है, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, थंडर स्टॉर्म्स होता है। और ये आपको देखने को मिलेगा कोल्ड फ्रंट पे। ठीक है, जहाँ पे कूल एयर जो है प्रेजेंट रहता है अंडर दी वार्म एयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जनरली अ विंड वेन शुड बी केप्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जो विंड वेन है उसको हम लोग कहाँ रखना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो विंड वेन है
इट शुड बी केप्ट एट द हाई बिल्डिंग या फिर टावर, ठीक है, सो दैट कि हमें एक्यूरेट विंड डायरेक्शन बता पाए। अगर इसके लिए अगर हमें एक्यूरेट डायरेक्शन जानना है तो इसके लिए हम थोड़े हाइट पे रखेंगे अबव द ग्राउंड। अगर हम इसको नीचे रखते हैं, अगर ये बिल्डिंग पे नहीं रख के कहीं छोटी जगह पे रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो ये एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है, कौन सा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियो कम्युनिकेशन करने में? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयनोस्फेयर, ठीक है। जो आयनोस्फेयर है ये कहता है रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ शॉर्ट वेव्स होते हैं, किसके, तो रेडियो के शॉर्ट वेव्स, ठीक है, रेडियो बीम के शॉर्ट वेव, जो कि होता है फ्रॉम दी आयनाइज शेल, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंस जो रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ दिस लेयर, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो बीम्स को, ठीक है। इसको हम लोग थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर के अंदर ही हम लोग आयनोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर जो है इसका रेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 21। टाइप्स ऑफ रेन गॉजेस इंक्लूड, ठीक है, जो रेन गॉजेस है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका 3 टाइप होता है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वेली गॉजेस, टिपिंग बकेट गॉजेस, ठीक है। जो ये जो हमारा रेन गॉज है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है प्रेसिपिटेटिंग रेन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कंसिस्ट करता है एक कलेक्शन कंटेनर जो कि प्लेस किया जाता है इन एन ओपन एरिया, ठीक है। ओपन एरिया में हम लोग इसको प्लेस करके वहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं, और किसको मेजर करते हैं, तो रेन को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 22। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, ठीक है, जो हेडक्वार्टर है किसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जनेवा। ये जनेवा प्रेजेंट कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये एस्टैब्लिश हुआ है 23 मार्च 1950 में, ठीक है, लेकिन फाउंड किया गया इन 1873। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको एस्टैब्लिश किया गया 23 मार्च 1950 में, ठीक है, 23 मार्च 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। फाउंडेड कब है, ये 1873 में इसको खोजा गया था, ठीक है। इसके अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, गरहार्ड एड्रियन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन है, गरहार्ड एड्रियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 23 नंबर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन द ईयर, ठीक है, जो गवर्नमेंट है हमारी वो कौन गवर्नमेंट, तो इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन से ईयर में, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 1875 में इन्होंने लाया था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1875, ठीक है। 1875 इसका हेड क्वार्टर का है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो न्यू दिल्ली जो है इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, और इसके हेड है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आईएमडी, ठीक है, आईएमडी मतलब कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो फर्स्ट हेडक्वार्टर है वो क्या है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोलकाता, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में था, ठीक है, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया शिमला, उसके बाद पुणे, उसके बाद फाइनली अभी न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो आईएमडी का हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया मतलब शिमला, शिमला से गया ये पुणे, ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो अभी हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। येलो कलर फॉरकास्टिंग सिंबल इंडिकेट, ठीक है, जो येलो कलर रहता है फॉरकास्टिंग सिंबल में वो क्या इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे हम और दूसरे दूसरे कलर्स का भी देख लेते हैं कि वो क्या सिंबल जो है वो इंडिकेट करता है, जैसे कि ग्रीन इसका मतलब कि नो एक्शन नीडेड, येलो कलर वॉच एंड स्टे अपडेटेड, ठीक है। देन ऑरेंज कलर बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, इसका जो सिंबल है ये जो कलर है ये इंडिकेट करता है बी प्रिपेयर्ड। रेड कलर टेक एक्शन, ठीक है, हमें उस टाइम एक्शन लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 26। विच इज अ हॉरिजॉन्टल क्लाउड, ठीक है, कौन सा जो है वो हॉरिजॉन्टल क्लाउड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटस, ठीक है। इसका जब आप डायग्राम देखेंगे तो ये आपका जो क्लाउड है ये इस तरीके से आपको क्लाउड मिलेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्लाउड इसको बोलते हैं स्ट्रेटस, ठीक है। मेनली दो तरह का क्लाउड होता है, ठीक है, लो क्लाउड में दो तरीके का लो क्लाउड होता है, एक होता है स्ट्रेटस जो कि डेवलप करता है हॉरिजॉन्टली, और दूसरा होता है क्यूमुलस जो कि डेवलप करता है वर्टिकली, ठीक है।
जो आपको स्ट्रेटस में जो क्लाउड देखने को मिलेगा, स्ट्रेटस जो डेवलप करता है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लाउड्स यूनिफॉर्म मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे, और ये क्या कौन से कलर प्रोड्यूस करेंगे, तो ग्रे कलर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कवर करता है क्लाउड्स को। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेंगे, मतलब प्रेसिपिटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और थोड़े थोड़े लाइट प्रेसिपिटेशन होते हैं, मतलब हल्का फुल्का बारिश जैसा यहाँ पे माहौल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 27, डैश हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। किसको जो है फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी बोला गया है इंडिया में, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, LA रामदास, ठीक है। जो रामदास जी थे, इन्होंने एक सिस्टम भी का खोज किया था जो कि मेजर करता है इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है, दैट इंक्लूड द रेन गॉज, ठीक है, जो कि हेल्प किया जाता है बिलो द लेयर ऑफ सॉइल एंड प्लांट्स, जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और इन्होंने जो था इस LA रामदास को ही हमने बोला है फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द टाइप ऑफ हाई क्लाउड, ठीक है, विच इज द टाइप ऑफ हाई क्लाउड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइरस, ठीक है। हाई क्लाउड में आपको तीन देखने को मिलेगा, तीन तरह का क्लाउड, साइरस, साइरोस्ट्रैटस एंड साइरोक्यूमुलस, ठीक है, ये हाई लेवल क्लाउड है। जो साइरस क्लाउड होता है वो कैसा होता है, वो विस्पी रहता है, फेदरी रहता है, एंड कंपोज एंटायरली ऑफ आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, ये आपको आइस क्रिस्टल्स के बने हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मिड लेवल क्लाउड क्या आता है, मिड लेवल क्लाउड में आपको जो क्लासिफिकेशन मिलेगा, एल्ट्रोस्ट्रैटस एंड एल्टोक्यूमुलस, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सफिक्स लगेगा एल्टो, सॉरी प्रीफिक्स जो आपका लगेगा वो क्या लगेगा, एल्टो। जो आगे का टर्म है वो एल्टो लगेगा, ठीक है, एल्टो स्ट्रेटस एंड एल्टो क्यूमुलस। उसके बाद आता है लो लेवल क्लाउड, ठीक है, लो लेवल क्लाउड में आपका आता है स्ट्रेटस एंड क्यूमुलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सीरीज को आगे करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप इफको AGT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स आपको पड़ेगा 1600 रुपये में, जो कि अभी 60% ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा टिल द एग्जाम। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस बैंक दिए जाएंगे एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। इस कोर्स में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएंगी, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से 25 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है इन इफको AGT एग्जाम, ठीक है, और जो कि एक मैक्सिमम नंबर है। और उसमें भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको टीचर्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आप अच्छे से गाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को विजिट करिए और इस कोर्स को परचेस करिए। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए इस कोर्स के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो हमारा कांटेक्ट नंबर है व्हाट्सएप का वो हम आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है ये है, लो प्रेशर सिस्टम इंडिकेट, ठीक है। जो लो प्रेशर सिस्टम होता है ये क्या इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ग्रेटर चांस ऑफ रेन, ठीक है। ये लो प्रेशर रहता है तो इसको से क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि हमारा बारिश पड़ेगा। जो लो प्रेशर सिस्टम है ये एसोसिएट रहता है क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन से, ठीक है, जो कि मिनिमाइज कर देता है टेम्परेचर को, अ, और वो भी कितना, पूरे दिन में, ठीक है। जो पूरे दिन में ये क्या करता है, टेम्परेचर चेंज को मिनिमाइज कर देता है, और ये क्लाउड और प्रेसिपिटेशन होने का चांस होता है, मतलब क्लाउडी हो जाता है एरिया, और वहाँ पे बारिश होने की चांस हो जाती है, ठीक है। जो लो प्रेशर है ये इक्वल टू है अनसेटल्ड वेदर, ठीक है। अनसेटल्ड वेदर मतलब क्या, वहाँ पे टर्बुलेंस जैसा आ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, जो एयर है वो राइज करेगा। तो जब वो एयर जो राइज करेगा वो क्या होगा, कूल होगा, कंडेंस होगा, ठीक है, कूल एंड कंडेंस होगा। तो जैसे वाटर वेपर कंडेंस होगा तो क्या होगा, ये क्लाउड फॉर्म कर देगा। जब क्लाउड फॉर्म करेगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा मतलब बारिश होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्टॉर्मी वेदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 30, द इनएक्यूरेसी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज ड्यू टू, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो इनएक्यूरेसी होती है वेदर फोरकास्टिंग में तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, chaotic नेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हमारा अगर जो नेचर है अगर वो बहुत क्योस हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा जो मैसिव कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर हो जाएगा, किसमें, तो हम लोग को जो इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे इक्वेशन जो डिस्क्राइब करता है एटमॉस्फेयर के बारे में, लैंड के बारे में, ओशन के बारे में, और जो एरर इन्वॉल्व रहते हैं मेजरिंग द इनिशियल कंडीशंस एंड
ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग जो ठीक से समझ पाते थे वो नहीं समझ पाएंगे, वो बहुत इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा एटमॉस्फेयर के बारे में और उसके रिलेटेड प्रोसेस के बारे में। तो क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, इनएक्यूरेसी आ जाएगी, मतलब कि हमें सही डाटा नहीं मिलेगा, हमें गलत डाटा मिलेगा। तो इसलिए हमें हमारा जो वेदर है वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हमें एक्यूरेट जो है डाटा मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 31, द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है वो वाटर वेपर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, तो यहाँ पे जो हमारा 76% जो है आपको यहाँ पे CO2 देखने को मिलेगा, 76% CO2 देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 16% जो है मीथेन देखने को मिलेगा, 6% आपको यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलेगा, और जो 2% है यहाँ पे आपको फ्लोरेटेड गैस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2% आपको फ्लोरेटेड गैस, 6% जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और जो मीथेन रहेगा वो आपका 16% जो है वो प्रेजेंट रहेगा, और 76% आपका CO2। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मतलब वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपका जो फ्लोरिनेटेड गैस है जो कि सिंथेटिक प्रोड्यूस होता है, या फिर जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ये दोनों भी आपका जो है वो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस में इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं? द लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग द इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, जो लाइन ज्वाइन करता है प्लेसेस हैविंग द इक्वल टेम्परेचर, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आइसोथर्म्स। ठीक है, आइसोथर्म मतलब कि जैसे कोई मैप है, कोई मैप है, वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, वो हम लोग आइसोथर्म से शो करते हैं। आइसोथर्म को हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको ड्रॉ किया जाता है फॉर कनेक्टिंग द पॉइंट्स जिसका इक्वल टेम्परेचर है। ठीक है, थर्म्स मतलब टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर, आइसो मतलब एक जैसा। ठीक है, इक्वल टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? द मीन सी लेवल प्रेशर इज, ठीक है, जो मीन सी लेवल पे प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1013.25 तो मिली बार। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है जो इसका यूनिट है वो मिली बार है। तो मीन सी लेवल प्रेशर इज 1013.25 मिली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? विच कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रमोट्स वर्टिकल मोशंस ऑफ एयर। ठीक है, कैसा कंडीशन जो है एटमॉस्फेयर का वो प्रमोट करता है वर्टिकल मोशन ऑफ एयर को? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनस्टेबल। ठीक है, जो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, इनहांस करता है या फिर इंकरेज करता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर को, और जो एक स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है वो सप्रेस या फिर रेजिस्ट करना चाहता है वर्टिकल मोशन को। ठीक है, अनस्टेबल में क्या होता है, जो टी पार्सल होता है, ठीक है, जो टी पार्सल होता है वो ज्यादा हो जाता है टी एयर से। ठीक है, मतलब कि जो पार्सल मतलब क्या कि जो टेम्परेचर, मतलब जो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर का टू दी अनदर टेम्परेचर द सराउंडिंग एयर मास। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एयर है, ठीक है, और उसका जो सराउंडिंग मास है मान लीजिए एयर का, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस सराउंडिंग वाले टेम्परेचर से, जिसको हम लोग पार्सल बोलते हैं। ठीक है, जो पार्सल होता है वो वार्मर हो जाता है, और उसके जैसे क्या होता है, वार्मर हो जाता है देन सराउंडिंग। जो जो पार्सल है वो वार्मर हो जाता है देन दी सराउंडिंग, उसके वजह से क्या होता है, वो राइज करता है, एक्सपैंड करता है, उसके वजह से क्या होता है, अनस्टेबिलिटी ला देता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और वो प्रमोट करता है वर्टिकल मोशन ऑफ एयर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद द लोएस्ट वेलोसिटी एट। ठीक है, तो जो अर्थ है वो मूव करता है अराउंड द सन। ठीक है, तो ये लोएस्ट वेलोसिटी कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एपहेलियन। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्बिट है और यहाँ पे हमारा जो सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है हमारा, अगर जब यहाँ पे अर्थ सिचुएटेड रहेगा, ठीक है, मतलब जब क्लोजेस्ट पोजीशन पे रहेगा, जो अर्थ है हमारा सिचुएटेड है क्लोजेस्ट पोजीशन फ्रॉम दी सन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। ठीक है, इसको हम लोग पेरीहेलियन बोलते हैं। अगर जो अर्थ है अगर ये सिचुएटेड हो ऑन द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ द सन, ठीक है, ये सन है और यहाँ ये हमारा अर्थ है, ये हमारे फार्देस्ट मतलब सबसे दूर जो हमारा अर्थ है वो लोकेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपहेलियन। ठीक है, यहाँ पे एपहेलियन में क्या होता है कि डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होता है, इसके वजह से क्या होता है, जो वेलोसिटी है ये एकदम कम देखने को मिलता है, लोएस्ट वेलोसिटी देखने को मिलती है, लो वेलोसिटी। और जो हमारा पेरी हेलियन है, यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है सन से वो पास में रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे जो अर्थ की देखने को मिलेगी ये आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर अर्थ अगर दूर है सन से, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एथेलियन, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कम होती है, और पेरीहेलियन मतलब कि जब वो सन के पास है अर्थ, और वहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, IITM इज लोकेटेड एट।
ठीक है। तो जो IITM है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पुणे है। ठीक है। IITM का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए कि IITM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 17 नवंबर को। ठीक है, 17 नवंबर 1962 में। ये आपको डेट ध्यान रखना है पूरा ईयर के साथ कि 17 नवंबर 1962 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 37 क्या बोल रहा है, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब इन स्ट्रेटोस्फीयर बाई। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये हमें सन से ये रिलीज होता है। ठीक है, ये सन से रिलीज होता है और ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो किसके हेल्प से ये एब्जॉर्ब होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओजोन। ठीक है। देखिए अगर हमारा ओजोन नहीं रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर में तो क्या होगा, यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आएगा तो क्या करेगा, हमारे स्किन को ट्रिगर कर देगा कैंसर काउज करने में। ठीक है, इसलिए हमें ये कोशिश करता है कि जो हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करता है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है, मतलब जो ओजोन लेयर है इसका जो अमाउंट है उसको घटा देता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो CFC का अमाउंट है वो हम लोग डिक्रीज करें, सो दैट कि हम लोग अपने ओजोन को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर ओजोन प्रोटेक्टेड रहेगा तो क्या होगा कि जो ओजोन रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में, तो इस यूवी रेस को ये आने नहीं देगा, यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा जो अर्थ है वो प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम दी यूवी रेज, और इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली याद रखना है, जो ओजोन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, और जो ओजोन है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 38, द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया इज। ठीक है, जो डेट है ऑनसेट ऑफ मानसून का इंडिया में, तो वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1 जून। ठीक है, 1 जून जो है ये हमें ऑनसेट ऑफ मानसून का जो है डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है, एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है ये किस चीज का यूनिट है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर है ये हमारा प्रेशर का यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, हाउ डज हीट फ्लो इन लिक्विड। ठीक है, जो हीट फ्लो होता है लिक्विड में वो कैसे होता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा बीकर है। ठीक है, यहाँ पे हमने हीट किया है, यहाँ पे हमने हीट किया है इस बीकर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वार्मर वाटर रहेंगे, मान लीजिए कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म वाटर को हीट करते हैं तो नीचे जहाँ पे हीट के पास रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर वार्म होगा। तो ये जो वाटर जो वार्म होगा ये क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, वाटर जो वार्म हुआ है, मतलब जो गर्म हुआ है पानी वो राइज करेगा। और जो यहाँ पे जो ठंडा पानी है, ठीक है, जो कूलर वाटर है, वो क्या होगा, वो नीचे आएगा, डिसेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऐसा साइकिल होगा। तो ये किसके थ्रू होता है, कॉन्वेक्शन के थ्रू। तो कॉन्वेक्शन क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर करता है by the movement of the heated fluid such as air या फिर water। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विंड स्पीड इज मेजर्ड इन। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, जो विंड स्पीड है हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, तो हम लोग इसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द लो प्रेशर एट इक्वेटर इज नोन एज। ठीक है, जो लो प्रेशर हमारा देखने को मिलता है इक्वेटर में, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, इसको हम लोग डोल्ड्रम बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वेटोरियल लॉज भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है हम लो प्रेशर एट इक्वेटर के नाम से जानते हैं, डोल्ड्रम, इक्वेटर लॉज एंड या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि जो हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर का ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, तो इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी, 16 to 50 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है ये एग्जिस्ट करता है अबव दी ट्रोपोपॉल्स। ठीक है, अराउंड 20 किलोमीटर ऑनवर्ड्स, जो कि ट्रोपोपॉल्स जो 20 किलोमीटर के बाद जो है वो वहाँ पे लाइन करता है, एंड एक्सटेंड टू द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 50 to 55 किलोमीटर। ठीक है, एक्सटेंड कर सकता है, मैक्सिमम जा सकता है 50 से 55 किलोमीटर तक। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 20 किलोमीटर से, ट्रोपोपॉल्स से। ठीक है,
जो स्ट्रेटोस्फीयर हम लोग इसको सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है अप टू 20 किलोमीटर, ठीक है। जो 20 किलोमीटर हाइट है यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे आइसोथर्मल रीजन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में आपको ओजोन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओजोन जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, सो दैट कि हमें वो यूवी रेडिएशन अर्थ पे नहीं आ सके। और क्या होगा, ये कैंसर काउजिंग एजेंट है, तो ये कैंसर काउज नहीं करेगा अगर हमारा जो यूवी रेज अगर नहीं आएगा तो। अगर वही अगर अर्थ को अगर यूवी रेज पेनिट्रेट कर देता तो ये बहुत सारे हेल्थ डिजीज ला देगा, अल्टरेशन ऑफ डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर द रेड कलर वार्निंग मीन्स, ठीक है। जो रेड कलर है इसका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है, क्या इंडिकेट करता है रेड कलर इन द वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टेक एक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर रेड अगर यहाँ पे हम लोग देते थे अगर रेड वार्निंग तो टेक एक्शन, ठीक है। अगर हम लोग येलो वार्निंग देते तो इसका मतलब वॉच एंड स्टे अपडेटेड, ठीक है। ग्रीन कलर रहेगा, ग्रीन कलर वार्निंग देंगे तो इसका मतलब नो एक्शन नीडेड। अगर ऑरेंज कलर वार्निंग रहेगा तो उसका मतलब क्या, बी प्रिपेयर, ठीक है, आपको तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन जो था वो फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मिस्टर एच एफ ब्लैंडफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 46, द प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ आईएमडी, आईएमडी मतलब क्या, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली, ठीक है। आपको याद होगा कि जो सबसे पहले जो हेडक्वार्टर था आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, वो कहाँ पे था, तो कोलकाता में, ठीक है। इसको फिर शिफ्ट किया गया शिमला में, शिमला से फिर शिफ्ट हो गया पुणे में, अब हमारा प्रेजेंट न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, ठीक है। जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, लिथोस्फीयर, ठीक है। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। अगर वही अगर रहता कि लिक्विड पोर्शन तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अगर रहता गैशियस पोर्शन ऑफ द अर्थ तो हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको तीनों टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड पोर्शन, हाइड्रोस्फीयर मतलब लिक्विड पोर्शन, एटमॉस्फेयर मीन्स गैशियस पोर्शन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। और बायोस्फीयर तो पता ही कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 48, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर ऑन इक्वेटर इज अप टू, ठीक है। जो हाइट है ट्रोपोस्फियर का ऑन द इक्वेटर ये कहाँ तक रेंज करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 16 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ये आपको याद रखना है, अच्छे से इसको अलग से लिख लीजिए एक पेज में और उसको डेली रिवाइज कीजिए। जितना भी डाटा वाले क्वेश्चन है उसको आपको डेली रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में पक्का से कंफ्यूज होएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 49, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड सीट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो पहले भी हमने जस्ट डिस्कस किया कि हम लोग किस लेयर को बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्या, बी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग बोलते हैं सीट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं। अगेन स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारा ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है, जैसे भी मैंने बताया कि वो क्या करता है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इज नोन एज, ठीक है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है किसके साथ, एल्टीट्यूड के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लैप्स रेट, ठीक है। लैप्स रेट मतलब क्या होता है कि रेट एट विच जहाँ पे टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, तो उसको हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड किया गया है, तो आप क्या करिए कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करिए और वहाँ पे से आप प्रैक्टिस करिए और टैली करिए कि आपको कितना सही हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको कितने वैकेंसीज निकले तो आपको जॉब अपडेट्स भी टाइमली मिलेंगे, ठीक है। सो दैट कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भी टाइमली फिल कर पाए। अगर आपको कोई भी कोर्स अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर लिंक को विजिट करके उस कोर्स को परचेस करिए, ठीक है। हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारे कोर्स के जो लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाइए उस लिंक को विजिट करिए, ठीक है। आई होप आप ये कोर्स को लेंगे और उसका ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।